हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस मास्टर क्लास। हम लोग मॉडर्न इंडिया के पहले चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के फर्स्ट पार्ट को पढ़ चुके थे और आज ये पार्ट 2 हम इस वीडियो का पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पोर्टुगीज़ का हो गया था, डच का हो गया था और आज से हम लोग इंग्लैंड का पढ़ेंगे। अब इंग्लैंड इंडिया में आ जाता है तो होता क्या है, 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए, इसको याद रखिएगा, 15 साल के लिए मोनोपोली दिया होता है। किसके लिए? ट्रेड करने के लिए। यानी पहले 15 साल के लिए मोनोपोली देते हैं कि आप जाइए और ट्रेड कीजिए। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। डेट है 31 दिसंबर 1600। अब होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है तो देखती है कि बहुत सारे पहले से यूरोपियन है जो पहुँचे हैं, पुर्तगाली पहले से पहुँचे होते हैं, डच पहुँचे होते हैं और उनसे कंपटीशन भी हाई होता है। तो क्या करते हैं ये इंग्लिश जो मेन होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वो मुग़ल के कोर्ट जाना शुरू करते हैं और उनसे परमिशन मांगना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस जाते हैं मुग़ल कोर्ट में। ये जाते हैं 1609 में मुग़ल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जाते हैं मुग़ल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू फॉर्मली गो टू द मुग़ल कोर्ट सीकिंग ट्रेड राइट्स या ट्रेड परमिशन। तो होगा कैप्टन विलियम हॉकिंग और ये जाते हैं 1609 में। अंत में 1612 या 13 में 1612-13 में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिलता है कि आप अपना सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं। ठीक है, तो 1612-13 में इनको पहला परमिशन मिल जाता है। तो पूछेगा कि पहला फैक्ट्री कब खोला था, तो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने खोला था 1613 में। यहाँ पर 12 है, मैं इसको टिक करवा दूँगा, यहाँ पर 13 होगा। 1613 में उनको परमिशन मिलता है। उसके बाद सर थॉमस रो आते हैं, ये भी आते हैं मुग़ल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, और ये आते हैं सन 1615 में और इनको जहांगीर द्वारा एक फरमान मिलता है जिससे इंग्लिश लोग फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं मुग़ल टेरिटरीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आया। इनफैक्ट 2024 के सीजीएल के प्री में ये क्वेश्चन था कि पहले ये इंग्लिशमैन जो मुग़ल कोर्ट में गए थे तो कौन थे, तो विलियम हॉकिंस। दूसरा सवाल बनता है कि विलियम हॉकिंस सबसे पहले किसके कोर्ट में गए थे, तो जहांगीर के कोर्ट में गए थे और थॉमस रो उसके बाद में गए। तो सेकेंड ने पूछा, सेकेंड इंग्लिशमैन टू गो टू द जहांगीर कोर्ट वॉज थॉमस रो। यानी सेकेंड अंग्रेज जो मुग़ल बादशाह के कोर्ट में गए थे वो कौन थे, तो सर थॉमस रो थे। ठीक है, यानी 1612 में, 1613 में, यहाँ 1613 होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, 1612 नहीं होगा, यहाँ 1613 होगा। इसको ठीक कर लीजिए। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अपना फैक्ट्री को बनाया था। देखिए उस समय बराबर यूज़ चल रहा था, पुर्तगाल में, पोर्टुगीज़ में और इंग्लिश में बराबर यूज़ चलता था। लेकिन बाद में दोनों में एक संधि हो जाती है। इस संधि के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। 68 में क्या होता है कि जो पोर्टुगल के किंग होते हैं वो अपनी बेटी की शादी, बेटी का नाम होता है कैथरीन की शादी करवा देते हैं इंग्लिश एम्परर चार्ल्स टू से। ठीक है, और बदले में उनको बॉम्बे दे देते हैं दहेज में। यानी बॉम्बे जाता है किस चीज़ में, दहेज में, डाउरी में चला है। तो बताइए हमारे देश का हिस्सा डाउरी में जा रहा है अंग्रेज के पास। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, फिर ये पढ़ सकते हैं 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थापना हुआ और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, मद्रास में है। और
फोर्ट विलियम्स 1690 में। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, तो मद्रास में है, और फोर्ट विलियम्स कहाँ है, तो कलकत्ता में है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो हुआ, तो हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने ग्रांट किया 15 साल का राइट कि आप मोनोपोली कीजिए, कहाँ, ईस्ट में जाएगा। तो इंडिया में आते हैं सबसे पहले जो इंग्लिश डिप्लोमेट होते हैं जो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, उनका नाम होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये जाते हैं 1609 में। फिर 1615 में सर थॉमस रो जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में। फिर पहला फैक्ट्री जो अंग्रेज लोग बना पाते हैं वो है 1613 में सूरत में। तो फर्स्ट फैक्ट्री मेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन सूरत इन 1613। उसके बाद बॉम्बे जो है दहेज में मिल जाता है किसको, अंग्रेजों को। कौन देता है, पोर्टुगीज किंग देते हैं किसको, चार्ल्स टू को, अपनी बेटी कैथरीन से शादी करने के खुशी में डाउरी में देते हैं। मद्रास में इनका बनता है फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछता। 1619 में फोर्ट विलियम्स में, फोर्ट विलियम्स कहाँ बना, तो कलकत्ता में बना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्लाइड पे। अब फ्रेंच एम्बिशंस इन इंडिया। अब इंग्लैंड के बाद जो नहीं, इसके बाद फ्रेंच नहीं आते हैं, ये गलत स्लाइड हो गया। हाँ, डेनिस आते हैं 1620 में। देखिए डेनिस जो है इनका इतना डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना क्योंकि इनका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेनिस के बारे में इतना हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, तो बस जान लेते हैं कि इनकी फैक्ट्री कहाँ थी। तो डेनिस डेनमार्क के लोगों को कहा जाता है। डेनमार्क यूरोप की एक कंट्री है। ठीक है, तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। ये पूछ सकता है कि ये इंडिया में कब आए थे, तो इंडिया में आए थे 1616 में आते हैं इंडिया में। 1616 में इंडिया में आते हैं और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। और 16 से 20 में ये अपना पहले फैक्ट्री को बनाते हैं ट्रैंक्वी बाग में। ठीक है, जिसको हम लोग आज की भाषा में तंजौर बोलते हैं। ठीक है, तंजौर बोलते हैं। बाद में ये अपना सारा चीज़ ब्रिटिशर्स को सेल करके यहाँ से निकल जाते हैं, ब्रिटिशर्स को सेल करके चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे 1616 में उनका आगमन होता है। पहले फैक्ट्री को कहाँ बनाते हैं, ट्रैंक्वी बार में बनाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग फ्रेंच पे। अब फ्रेंच आते हैं इंडिया में ना, उनका भी मन रहता है कि नहीं हम भी भारत पे राज करें। सबसे पहले इंडिया पे राज करने का मन किसका होता है, तो पुर्तगालियों का होता है। वो सिर्फ ट्रेड नहीं, डोमिनेंस करने आते हैं। अभी इंग्लैंड अपना पैर जमा ही रहा होता है कि अंग्रेज, ये फ्रेंच आ जाते हैं। और फ्रेंच की जो कंपनी होती है, इस कंपनी का नाम होता है कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलिस, ये इनका कंपनी का नाम होता है। तो अभी इंडिया में आ जाते हैं भाई। इंडिया में आने के बाद इनके भी एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं। ये भी अपने पहले फैक्ट्री को सूरत में ही स्थापना करते हैं। ये पूछेगा कि इनका फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ था, तो सूरत में था। यानी फ्रेंच का फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में था। ये पौंडीचेरी को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। किसके अंडर, फ्रांकोइस मार्टिन के अंदर ये क्या करते हैं, इसको अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। अब क्या होता है ना कि इंग्लैंड, यूरोप में भी इंग्लिश लोग और फ्रेंच में वॉर चल रहा होता है, और उसका सीधा का सीधा हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। अब यहाँ भी वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। अब 3 वॉर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो पहला तो यही पूछेगा कि कितने कर्नेटिक वॉर, इसका नाम है कर्नेटिक वॉर, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। एंग्लो फ्रेंच वॉर ना बोल के सो फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, सेकंड कर्नेटिक वॉर, थर्ड कर्नेटिक वॉर बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, फ्रेंच जीत रहा होता है, इसमें फ्रांस जीत रहा होता है। यानी फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में फ्रांस जीत रहा होता है। एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल। इससे फिर यूरोप में शांति की स्थापना होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं, यहाँ से आता है, सेकेंड कर्नेटिक वॉर और थर्ड कर्नेटिक वॉर से। तो सेकेंड कर्नेटिक वॉर में सबसे पहला आपसे पूछेगा कि मुजफ्फर जंग चांद साहिब का जो एपिसोड हुआ वो कौन से वॉर में हुआ था, तो सेकेंड कर्नेटिक वॉर में हुआ। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चांद साहिब मुजफ्फर जंग
का जो इंसिडेंट हुआ था वो किस में हुआ था? देखिए इसमें क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, एक स्लाइड लेना पड़ेगा। देखिए क्या होता है। फर्स्ट काइनेटिक वॉर तो यहाँ हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब फर्स्ट काइनेटिक वॉर तो हो गया। अब फर्स्ट काइनेटिक वॉर में फ्रांस जीत गया। अब सेकेंड में क्या होता है ना, सेकेंड कर्नेटिक वॉर में फ्रांस क्या करता है, इंडिया के जो डोमेस्टिक रूलर्स होते हैं, जैसे इंडिया के जो भी अंदर रूलर्स होते हैं, उनके जो अपने मसले होते हैं, यानी जो भी लोकल इश्यूज होते हैं, उसमें इंटरफेयर करने लग जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि वो यूरोपियन कंट्री जिसने स्टार्ट किया था इंडिया के जो रूलर्स होते हैं उनके आंतरिक इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना, तो वो कौन थे? फ्रांस। तब होता क्या, देखिए क्या होता है। एक साइड चले जाते हैं इंग्लैंड और यहाँ जाते हैं फ्रांस। बस थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है कि फ्रांस चांद साहिब एक तरफ होता है और एक और होता है मुजफ्फर जंग। इधर इंग्लैंड रहते हैं और एक तरफ होता है मोहम्मद अली और दूसरे होते हैं नासिर जंग। बस इतना आप लोग समझिए कि एक निज़ाम उल मुल्क करके होते हैं, उनके डेथ होने के बाद नासिर जंग उनके बेटे बन जाते हैं, वहाँ के हैदराबाद के निज़ाम बन जाते हैं। ये मुजफ्फर जंग कहता है जो उनका दामाद होता है, ये पोता होता है, मुजफ्फर जंग पोता होता है, ग्रैंडसन, और ये होता है उनके बेटा, यानी निज़ाम मुल्क के बेटा होते हैं नसीर जंग और मुजफ्फर जंग क्या होते हैं? उनके पोता होते हैं। पोता चला जाता है फ्रांस के बाद, बेटा चला जाता है इंग्लैंड के पास। एक यहाँ पर आपका हैदराबाद का इंसिडेंट स्टार्ट हो गया। हैदराबाद के लिए एक और इंसिडेंट होता है, ये आपका होता है कर्नाटक में, इसे इसको एंग्लो कर्नाटक बोर्ड। इधर मोहम्मद अली चले जाते हैं कि मोहम्मद अली, और हाँ असली में रूलर भी यही होते हैं, मोहम्मद अली होते हैं। इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था मोहम्मद अली नसीर जंग को, फ्रांस सपोर्ट कर रहा था चांद साहिब और मुजफ्फर जंग को। तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि कौन सा कर्नाटक वॉर में मोहम्मद अली, नासिर जंग या चांद साहिब, मुजफ्फर जंग किसी का भी इंसिडेंट हुआ था, तो किस में हुआ था? सेकेंड कर्नाटक वॉर में। सेकेंड कर्नाटक वॉर में क्या होता है कि फ्रांस इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस जाता है और फ्रांस के एक सबसे बड़े गवर्नर होते हैं। एक सेकंड, एक और स्लाइड इंसर्ट करना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच गवर्नर होते हैं, उनका नाम होता है डुप्लिक्स, इनका बहुत नाम है। तो ये भी पूछेगा डुप्लिक्स कौन से कर्नाटक वॉर में इन्वॉल्व थे? तो सेकेंड कर्नाटक वॉर में क्या थे ये? इन्वॉल्व थे, और फ्रांस ने लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में ये लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके लिए ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुआ था, और इसको जीता कौन था? जीते थे इसको इंग्लैंड। ये दोनों हार, चांद साहिब और इधर वाले सारे हार जाते हैं। ठीक है, यानी चांद साहिब मुजफ्फर जंग हार जाते हैं, इंग्लैंड मोहम्मद अली और नरसिर जंग जीत जाता है। मतलब इधर ये कह रहा था कि मैं बनूंगा, और ये बन भी जाते हैं दोनों, ये चैलेंजर होते हैं, ये बन जाते हैं और ये चैलेंजर को जाकर फ्रांस सपोर्ट कर देता है, तो जीतता है। अब एक और है थर्ड कर्नाटिक वॉर, एक है थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर को बोलते हैं बैटल ऑफ वांडीवॉस। तो आपसे एग्जाम में ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि बैटल ऑफ वांडीवॉस
कौन सा कर्नेटिक वॉर था, यानी बैटल ऑफ बंडीबॉस जो था वो कौन से कर्नेटिक वॉर में था, तो थर्ड कर्नेटिक वॉर, यानी तीसरा में था। चांद साहिब वाला सेकेंड में, और कर्नेटिक वॉर में थर्ड कर्नेटिक वॉर जो था वो उसको कहते हैं बैटल ऑफ बंडीबॉस। और इसमें क्या हुआ था, इसमें भी फ्रांस हार जाता है। बैटल ऑफ बॉन्डिवॉस में क्या होता है, फ्रांस हार जाता है और इंग्लैंड जीत जाता है। अब जब इंग्लैंड जीतता है, इस पर लास्टली साइन होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसमें फ्रांस कहता है कि ठीक है भाई, अब हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मेरा जहाँ जहाँ छोटा छोटा जगह है, जैसे पौंडीचेरी वगैरह में जो मेरा जगह है वहाँ पर हम ना रूल करेंगे और आपको हम परेशान नहीं करेंगे। तो कौन सा ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और उसके बाद फ्रांस जो है वो इंग्लैंड से लड़ना छोड़ देता है और अपना ट्रेड वगैरह में ध्यान देता है। इंग्लैंड से वो लड़ाई झगड़ा छोड़ करके, और यहाँ पे जो डोमिनेंस होता है, छोटा जगह जो कब्जा कर रहा था, बस उसके अलावा वो अपना वहाँ से नज़र को हटा लेता है। और पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट कब बनता है, आज़ादी के बाद 1954 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करिएगा। पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बनता है 1954 में, यानी देश जब आज़ाद होता है तो पौंडीचेरी इंडिया के साथ नहीं होता है। बाद में इंडिया युद्ध लड़के जीतता कब, 1954 में। कौन सा ये ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो पूछेगा ट्रीटी ऑफ पेरिस किस किस बीच में साइन हुआ था, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में साइन हुआ। बैटल ऑफ बॉन्डिवॉस कौन सा था, थर्ड कर्नेटिक वॉर कहते हैं, इसको जीता कौन था, तो इंग्लैंड जीता था। इसके बाद फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ लड़ना छोड़ दिया। और ये भी कहा जाता है कि जो थर्ड कर्नेटिक वॉर था ये डिसाइड किया कि इंग्लैंड इंडिया को रूल करेगा। ये बताया जाता है कि थर्ड कर्नेटिक वॉर में यूरोपियन देशों के बीच में ये सिद्ध हो जाता है कि इंडिया को कौन डोमिनेट करेगा, कौन रूल करेगा, तो इंग्लैंड ही रूल कर पाएगा, बाकी किसी में कोई दम नहीं है इंडिया को रूल करने का। और आपसे ये भी पूछेगा कि विच वॉज द लास्ट यूरोपियन कंट्री टू कम टू इंडिया, तो ये लास्ट थे इंडिया में आने वाले। हाँ दोस्तों, ये पूछेगा कि विच यूरोपियन कंट्री वॉज द लास्ट टू कम टू इंडिया, ठीक है, विच यूरोपियन कंट्री वॉज द लास्ट टू कम टू इंडिया, वॉज फ्रेंच। और अगर ये पूछ दिया कि विच यूरोपियन कंट्री वॉज लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया, इसका आंसर होगा पोर्टुगीज, यानी पुर्तगाली। यानी सबसे लास्ट में आने वाले कौन थे, तो फ्रांस था यानी फ्रेंच, और सबसे लास्ट में जाने वाले कौन थे, तो पोर्टुगीज। पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए, फ्रेंच लास्ट में आया था और सेकेंड लास्ट में गया। तो ये पौंडीचेरी को 1954 में आज़ाद किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद रखिएगा, लास्ट टू कम टू इंडिया एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया वाज द पोर्टुगीज, ठीक है। अब सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये था कि हमारा जो मार्केट था वो वर्ल्ड के लिए खुला, हमारे ट्रेडर्स को स्टार्ट में तो बहुत फ़ायदा हुआ। आप लोग देखिएगा कि नए क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हो, जैसे टोबैको, मेज, पोटैटोज, ये इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस है। तो आप लोग जानकर बड़ा हैरानी करेंगे कि ये सब तो लगता है कि हम लोग हमेशा से खाते रहे होंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। टोबैको जो था वो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक है। टोबैको जो था वो पोर्टुगीज़ द्वारा लाया गया था, पोटैटो भी पोर्टुगीज़ द्वारा लाया गया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यू में आया हुआ है कि टोबैको पोटैटो को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो कौन किया था, पुर्तगालियों ने किया था। प्लस हमारा जो मार्केट के साथ साथ हमारे ट्रेडर्स को बहुत बहुत मुनाफा होने लगा। इसीलिए क्या होता था कि लोकल रूलर जो होते थे वो इंग्लिश लोगों को यानी यूरोपियन लोगों को अलाउ करते थे ट्रेड करने के लिए, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोलने के लिए, क्योंकि लोकल ट्रेडर्स को बहुत फ़ायदा होता था। प्लस यूरोप से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थे वो भी इंडियन मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाती थी। तो ये था, यूरोपीय से बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज लिए गए, है ना, तो वगैरह लिया गया। शिप्स में बहुत फ़ायदा हुआ इंडिया को, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज हुआ, हम लोग सीखे कि हाँ भाई कैसे कैसे वो अपना उनका काम चल रहा है। फिर कैसे ये ट्रेड से कॉलोनियल रूल की, ये तो हमारे आगे उन्होंने चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि पहले वो ट्रेडिंग पोस्ट को बनाए, बाद में जैसे कि आप लोग पता पुर्तगालियों ने पहले कोचिन को बनाया था, कैलिकट को बनाया, बाद में गोवा को बनाया था, बाद में गोवा कैप्चर कर लिया। उन्होंने पहले ट्रेडिंग पोस्ट बनाया, बाद में उसी को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, है ना। शुरू में मैंने बताया था कि पहले यूरोपियन कंट्री फ्रांस था,
जो इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या किया था, पार्टिसिपेट या इंटरफेयर किया था। तो धीरे धीरे उस इंटरनल पॉलिटिक्स को लोग एक्सटेंड करते करते क्या बैटल लड़ना स्टार्ट करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, आपको पता होगा। और फोर्ट्स जो इन्होंने बनाया था किस चीज़ के लिए, अपने ट्रेड का प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने सामान को एक जगह रखने के लिए ये लोग बनाते थे। पहले जो फोर्ट्स बनाते थे उनके पीछे ये रीज़न ये देते थे कि हमने ये फोर्ट्स इसलिए बनाया है कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो गुड्स है, उसका हम लोग रखाव कर सके। बाद में इसको मिलिट्री हब बना देते हैं। तो यही है कि बाद में इनका मोटिव चेंज होता है धीरे धीरे। जब इंडिया में ये पैसा देख लेते हैं और देखते हैं कि इंडिया में इंटरनल इतना लड़ाई चल रहा है, ये हैं प्रोविंसेज हैं आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दो रियासतें आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रही हैं, उन्हीं का ये दोनों फ़ायदा उठाते हैं। तो यही चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।